उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक माफिया था। अभी तक हमने यही पढ़ा और सुना है कि उसका आतंक केवल एक जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैला था। लेकिन सवाल है कि क्या केवल इतना ही सच है? क्या वो माफिया केवल यूपी तक ही सीमित था? क्योंकि जिस माफिया के बारे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और वो मिट्टी में मिल भी गया। आज वो 72 हुरों के पास जहन्नुम में है। वो माफिया अतीक अहमद, उसका नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हुआ? क्या इसके पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ साथ विदेशी नेटवर्क भी था? बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े कलाकार और दुश्मन देश में बैठा बड़ा साहब। पहले मोदी आए, फिर वो योगी को यूपी में लेकर आए और पूरा खेल स्वाहा। किसी का नाम ये तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था। मिट्टी में मिलेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक कहावत है, समय बहुत बलवान होता है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। जो लोग खुद को बहुत बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी मान बैठते हैं, दर्शकों खुद को भगवान समझने लगते हैं, वो जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि कल को समय करवट लेगा। आज आपका समय है, कल को किसी और का समय आएगा। आज जो ये आतंक आप फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, ये चाहे विदेशी फंडिंग हो या फिर हथियारों का कारोबार, चाहे आप ड्रग्स बेच रहे हो या मासूमों की जिंदगी, इस देश के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, कल को कोई ऐसा आएगा जो आपके साथ में खिलवाड़ करेगा। दर्शकों, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, आज प्रयागराज। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने केवल जो ऐसी जगह थी उनके नाम ही नहीं बदले, बल्कि वहां रहने वाले बड़े बड़े माफिया, दर्शकों उनकी दुर्गति भी शुरू कर दी। एक फिल्म आई है धुरंधर पार्ट 2। दर्शकों उस फिल्म को आप देख करके आइए। वो फिल्म, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और उसका अंत भी उत्तर प्रदेश में होता है। एक माफिया जो उस समय की सरकारों के रहते हुए खुलेआम हथियार बेच रहा था, ड्रग्स बेच रहा था, कालाबाजारी कर रहा था, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और उस समय के जो हमारे दर्शकों सिक्योरिटी इंचार्ज थे, जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे हमारे देश में, वो हाथ पर हाथ रख के बैठे थे, क्योंकि ऐसी सरकारें थी जो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। क्या उनके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत कारण था? वो उनकी महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक तो थी ही, क्या वो दर्शकों वित्तीय महत्वाकांक्षाएं भी थी? आप याद करिए 2016 में 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं 500 और 1000 रुपए के नोट आज से प्रचलन में नहीं रहेंगे। आप याद करिए वो समय 8 नवंबर 2016। 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। दर्शकों एक खबर ऐसी आती है, ये जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं या फिर जो वहां पर बैठे हैं वो काम कर रहे हैं, उनके पास में इनपुट्स आती हैं कि नेपाल के रास्ते बहुत बड़ी तादाद में जाली नोट पाकिस्तान से आने वाले हैं। एकदम से यह खबर आती है कि भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बिल्कुल साफ था दर्शकों, कुछ लोग थे जो भारत की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, जिन्हें राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। वो लोग केवल अपने वित्तीय फायदों के लिए ये सब कुछ कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल होना था। कौन लोग थे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार में? कौन मुख्यमंत्री थे? वो लोग क्या कर रहे थे? उनके लिए कौन लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे? ऐसे लोग जो काफिला लेकर चलते थे अपने साथ में, उनके काफिले के बीच में कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको रास्ता नहीं देते हैं। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि कम से कम जो कोई व्यक्ति जिसको जरूरत है एम्बुलेंस में, कम से कम उसको तो जाने देते, तो वो माफिया ये कहता है, अतीक अहमद, मैं क्या ये गाड़ी घोड़े छोड़ दूं? ऐसे ऐसे कलाकार इस उत्तर प्रदेश की धरती पे थे दर्शकों। जैसा कि मैंने कहा कि पहले मोदी आए, फिर योगी को लेकर आए और इन माफियाओं की दुर्गति होनी शुरू हो गई। उससे पहले ये पूरा का पूरा नेटवर्क किस तरीके से वो जाली नोट पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आते थे। दर्शकों, जो ये धुरंधर फिल्म है उसमें जो अजीत डोभाल का रोल कर रहे हैं अभिनेता, उन्होंने पहले पार्ट में एक बात कही थी, कभी तो हमारे दिन भी आएंगे। कोई ऐसा ईमानदार नेता उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश जो बीमारू था उसको ठीक कर देगा। उत्तर प्रदेश में जो सब कुछ ये फर्जीवाड़ा चल रहा था वो इसको खत्म कर देगा। और फिर आते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वो नेता दर्शकों जो अपने 9 साल पूरे कर चुके हैं, अपने नाम पर पता नहीं कितने रिकॉर्ड बना चुके हैं। लोग ये कहते हैं बाबा है तो मुमकिन है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, उत्तर प्रदेश में लोग ये कहते हैं कि बाबा है तो मुमकिन है। बाबा ने कहा था कि आऊंगा 24 घंटों के भीतर, ये जितने भी बूचड़ खाने यहां उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं सबको बंद कर दूंगा। दर्शकों, 24 घंटों के भीतर सब बंद। बाबा ने अपने अधिकारियों को बुलाया, उन्हें समझाया कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। दर्शकों, वो अधिकारी ये कह रहे थे इतना आसान नहीं है। बाबा ने कहा कि मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं है, मुझे वो अधिकारी चाहिए जो जमीन पर हों, काम करें और रिजल्ट दें। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। आज वो लोग परेशान हैं जो लंबे समय तक सत्ता में हुआ करते थे, एक जनपद एक माफिया देते थे, ऐसे ऐसे खतरनाक माफिया जिनके नेटवर्क वहां पाकिस्तान में, दर्शकों, दाऊद इब्राहिम उनके साथ में। जब ये मर रहा था अतीक अहमद, वो कोई आकर के इनको ठोक करके चला गया, उस समय भी पाकिस्तान में लोग इसको देख रहे थे। जब इसको पकड़ा गया उस समय भी पाकिस्तान में लोग इसको देख रहे थे। जब जेल से इसको शिफ्ट किया जाता था, पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े कलाकार इसको देख रहे थे। आईएसआई के एजेंट दर्शकों इस धरती पर रहकर भारत के साथ में कैसे खिलवाड़ करते थे। लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था? अतीक अहमद लगातार आईएसआई के संपर्क में था। दर्शकों, इस फिल्म में यह दिखाया गया है, यह दर्शाया गया है। आप सोचिए यह सब कुछ ऐसे कैसे बदल गया। वो उत्तर प्रदेश जहां कोई निवेशक नहीं मिलता था निवेश करने के लिए, वो उत्तर प्रदेश जहां शाम के बाद में बच्चे या बड़े बुजुर्ग कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। दर्शकों, मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का हूं। मेरे घर वाले मुझसे ये कहते थे 6 बजे से पहले अपने घर वापस आ जाओ, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। डरते थे। दर्शकों, मुझे याद है मैं जब कोर्स ये पत्रकारिता का करने के लिए नोएडा आना चाहता था तो मेरे घर वालों ने डर के मारे मुझे नहीं भेजा। 2012 में कहा कि नहीं, तेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। वो डर किस बात का था? यह सब पैनिक उत्तर प्रदेश में क्यों था? क्योंकि हर जिले में एक माफिया बैठा था जिसके पास में इतनी शक्तियां थी, वो समानांतर सरकार चला रहा था। और कौन लोग थे सत्ता में? वो कौन लोग हैं जो इन माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं? वो कौन लोग हैं इन माफियाओं के कुत्तों के साथ में स्टेज पर हाथ मिलाते हैं? आज वो लोग कहते हैं कानून व्यवस्था खराब है। दर्शकों, एक ईमानदार नेता वो कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को खा जाता है।
खा गया उत्तर प्रदेश के इकोसिस्टम को, जो लोग राष्ट्र विरोधी कृत्य कर रहे थे। एक बाबा, एक संत, एक योगी आदित्यनाथ। आप समझिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आपसी रंजिश में किसी की हत्या कर दी किसी ने, लूट, डकैती, चोरी, ये सब कुछ आप समझिए ये कैसे उत्तर प्रदेश की दुर्गति हो रही थी। आज क्या है? आज परिवर्तन आपके सामने है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? दर्शकों, सीएम योगी जब बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इन माफियाओं के वो अंतिम दिन शुरू हो गए, इनकी दुर्गति होनी शुरू हो गई। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने एक बार बताया था कि जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले हमने यही सोचा कि पुलिस रिफॉर्म हमें करना है। हमें जो हमारे पुलिस के सिपाही हैं, हमें उनको बढ़ाना होगा, हमें पुलिस को खुली छूट देनी होगी। तो सबसे पहले 2017 में जब 30,000 अभ्यर्थियों की भर्ती निकाली गई तो उस समय जो रक्षा मंत्री थे, दर्शकों जो गृह मंत्री थे और जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन सब से योगी आदित्यनाथ ने बात करी। उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरे पास में इतने ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि हम एक साथ 30,000 जो अभ्यर्थी हैं, जो रिक्रूट हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा सकें। तो सेना के जो ट्रेनिंग सेंटर थे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर थे, या फिर दूसरे राज्यों की जो पुलिस है उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, उत्तर प्रदेश के जो नए सिपाही बने उनकी ट्रेनिंग के लिए उनका सहारा लेना पड़ा। दर्शकों, 2025 में 60,244 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई। 60,244। कोई जाति नहीं, कोई पैसा नहीं, सब बढ़िया। अभी नवरात्र के बाद में सभी वो अपने अपने थानों में, चौकियों में जाकर के वो सेवाएं देंगे अपनी। दर्शकों, 60,244 सबकी ट्रेनिंग यहीं उत्तर प्रदेश में हुई, सबकी। इतने ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। इन लोगों ने जो, दर्शकों, पीएसी होती है जो दंगों को कंट्रोल करने के लिए जिसको लगाया जाता है, उसका वही काम है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पीएसी की जो बटालियन थी वो बंद कर दी थी। वहां के लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस का जो काम होता है उस काम में लगा दिया था ताकि नई भर्ती ना करनी पड़े। ये इतने कलाकार बड़े लोग हैं। दर्शकों, वो योगी सरकार है जिसने जो पीएसी की बटालियंस थी वो वापस स्थापित करी और यह भी सुनिश्चित किया कि उसमें महिलाएं भी हों, क्योंकि जब दंगे होते हैं उनमें कुछ शांति दूत महिलाएं भी शामिल होती हैं। यह एक विजन है, यह एक मिशन है। आप समझिए, एक नेता 24/7 जिस तरीके से वो काम करता है, और कुछ लोग वो केवल माफियाओं को बचाते हैं। उनकी कब्र पर जाकर के ये लोग आज भी फातिहा पढ़ने का काम करते हैं। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ की अगली बार तुम्हें उस काबिल भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम इन माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ सको। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं। दर्शकों, आप समझिए ना, ये इतना आसान तरीका इन्होंने बना रखा था। वहां पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जाली नोट छापते थे। दर्शकों, जो धुरंधर जो पहला पार्ट था उसमें यह भी दर्शाया गया है, उस समय के हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने दुबई में बैठ करके पाकिस्तानियों के साथ, आईएसआई के साथ में डील की थी। यहां भारत में जो नोट छपने की मशीन है उनके जो प्रिंट्स थे उनको दिए दर्शकों, ताकि जाली नोट वहां पर छप सकें, वो पैसा यहां हिंदुस्तान में आ सके और यहां राष्ट्र विरोधी जो कृत्य होते हैं उनमें वो शामिल हो सके। लेकिन ये पूरी काला बाजारी की कमर तोड़ी किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज कहां है वो माफिया? आज कहां है वो पैसा जो पाकिस्तान से आ रहा था? दर्शकों, ये आईएसआई वाले, पाकिस्तान वाले, ये एक एक चीज की नजर रखते थे। ये लोग इतने बौखलाए हुए लोग, जब 2014 में सरकार बदली, जब मोदी आए, ये लोग परेशान हो गए। बोला ये तो बर्बाद कर देगा हम एक चाय वाला, और अभी तक तो चाय वाला है, अभी एक गाय वाला तैयार हो रहा है। दर्शकों, इनकी दुर्गति क्या होती है आप देखना। योगी आदित्यनाथ कुछ लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता है? योगी आदित्यनाथ क्योंकि डंके की चोट पर काम करता है। योगी आदित्यनाथ ये कहता है, हमने कहा था, हमने करके दिखा दिया। हमारी सरकार केवल कहने में विश्वास नहीं रखती है, हम रिजल्ट देते हैं, हम काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो कहते हैं ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये लोग यहां भारत में रहेंगे और
वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है दर्शकों, अच्छे अधिकारी काम कर रहे होते हैं, तो वहां पाकिस्तान में बैठे हुए वो दल्ले वो भी वंदे मातरम कहेंगे, भारत माता की जय कहेंगे। दर्शकों आप समझिए, दर्शकों जाइएगा इस फिल्म को देखने के लिए, धुरंधर को। मैं फिल्म नहीं देखता हूं, मुझे शौक नहीं, मैं सही बता रहा हूं। मैं घर भी जाता हूं तो मेरा टीवी, जब तक मैं सोता नहीं हूं टीवी चलता रहता है दर्शकों। मैं केवल न्यूज देखता हूं, राजनीति। मैं गाड़ी में होता हूं तो मैं गाने नहीं सुनता, मैं वहां भी टीवी चला देता हूं, गाड़ी में भी फोन में कनेक्ट करके मैं केवल खबरें देखता हूं, क्या चल रहा है देश और दुनिया में। मुझे फिल्म देखने का शौक नहीं दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, फिल्म देखने का शौक नहीं। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद में अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं दर्शकों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। और आज तक ये बॉलीवुड वाले ये लोगों को मूर्ख बना रहे थे, ऐसे ये प्रेम कहानी नई नई करके यहाँ ड्रामेबाजी कर रहे थे, वाहियात बातें कर रहे थे। इन लोगों के पास में इतना समय नहीं था। इस देश के लोगों ने जो झेला है, इस प्रदेश की जनता ने जो झेला है, उसको दिखाया जा सके। इतने बड़े बड़े कलाकार लोग, ये राजनेता, ये सब कुछ दर्शकों ये कुंडली मार के बैठे थे। इन्हें कोई मतलब नहीं राष्ट्र से, ये केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। भविष्य में भी आएंगे तो अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, ये पहचान का संकट खड़ा करेंगे। दर्शकों देखिए, इनके जो काले कारनामे हैं, ये अतीक अहमद जिसकी मैं बात कर रहा हूं, योगी सरकार 2017 में सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद को पहली बार फरवरी, दर्शकों ये देवरिया जेल कांड, ये 2018 में, अन्य मामलों में दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात की जेल में शिफ्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा शिकंजा कसते हुए कई मामलों में आरोपी बनाया गया था। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ। उसके बाद में तो यह सिलसिला चलता रहा दर्शकों, चलता रहा। ये कभी इस जेल में जाता, कभी उस जेल में जाता, लेकिन आखिरकार इसको मरना था, इसको इस धरती पर नहीं रहना था, ये चला गया। बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। आज भी लोग बहस करते हैं कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, कोर्ट क्या कर रहा है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, बाबा अपना काम कर रहे हैं दर्शकों। उत्तर प्रदेश में यही होता है। ये अतीक अहमद, ये इतना बड़ा कलाकार, ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव लड़ा दर्शकों, विधायक बना, सांसद बना, और फिर 2014 के चुनाव में तो ये चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और इसका चुनाव प्रचार करने के लिए कौन आया था जानते हैं आप? वो जल्लाद जलालुद्दीन छांगुर जिसको लोग कहते थे, वो जो धर्मांतरण करता था हिंदू लड़कियों का, वहां उसने रेट्स तय किए हुए थे, अगड़ी जातियों के अलग, पिछड़ी जातियों के अलग, दलितों के अलग। वो छांगुर अतीक अहमद के संपर्क में था, उसके लिए चुनाव प्रचार करता था। यह मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। यह अतीक के संपर्क में आया, यह बड़ा आदमी बन गया दर्शकों। आप समझिए, जो लोग आज कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो लोग जो कहते हैं इन चीजों पर बहस नहीं करनी चाहिए, अरे ये लोग क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ में? ये 2047 जो इनका विजन है, ये लोग जो कहते हैं कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आज हम कम हैं, हमारी आबादी बढ़ेगी, इस देश पर राज करना चाहते हैं ये लोग। इनकी मंशाएं समझिए, ये अवैध धर्मांतरण, ये सब क्या है? विदेशी फंडिंग, कालाबाजारी, अतीक अहमद, छांगुर, इनके नेटवर्क। मुंबई में किससे मिलने जाता था? ये किससे मिलने जाता था? दाऊद इब्राहिम से, उसके गुर्गों से। इसी मीडिया रिपोर्ट में छपा हुआ है दर्शकों। ये देखिए ना, अतीक अहमद ने 2014 का लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर श्रावस्ती से लड़ा था, और छांगुर मुस्लिम बहुल्य इलाकों में, खासकर अपने गांव रेहरा माफी में अतीक अहमद के साथ खुली जीप में बैठकर जाता था, चुनावी मंच भी साझा करता था। ये जहां वो छांगुर की कोठी बनी थी, इसने बेहतरीन कोठी बनाई आलीशान अतीक अहमद के संपर्क में आने के बाद। ये दर्शकों, हजारों हिंदू युवतियों को फंसाकर धर्मांतरण कराने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का माफिया अतीक अहमद से भी गहरा कनेक्शन सामने आया है। दिवंगत माफिया मुख्तार से उसके संबंधों की बात पहले ही सामने आ चुकी थी। बताया गया है वो अतीक के साथ चुनावी मंच साझा करता था,
अतीक से नजदीकी के बाद छांगुर की संपत्ति में इजाफा हुआ। उसने नीतू उर्फ नसरीन के साथ धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाई, विदेशी फंडिंग से मदरसे बनवाए। छांगुर ने एक बार नामांकन के दौरान वो भाजपा खेमे में वो अतीक का घोड़ा लेकर घूम रहा था। दर्शकों, बताया जा रहा है कि वो घोड़ा भी छोड़ दिया था बीजेपी के समर्थकों के पीछे। इतने बड़े तो ये कलाकार थे। अतीक के संपर्क में आने के बाद छांगुर का यह प्रभाव हो गया था कि वो मुस्लिमों के बीच खुद को सूफी संत, उनके रहनुमा के रूप में स्थापित करने में जुट गया। इसी के बूते वो अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव जिताने में भी सफल रहा था। अतीक की तरह उसने भी जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन उसका तरीका अलग था। छांगुर ने विदेशी फंडिंग से नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकारी जमीनों पर मदरसे बनाकर जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का प्रयास किया। एटीएस अभी इन मदरसों को जो फंडिंग कर रहे थे लोग, उनकी जांच कर रही है। अतीक के जीवित रहते वो कई बार प्रयागराज भी गया। उसके गुर्गों ने छांगुर के लिए मुंबई की राह आसान की। दर्शकों, अतीक के गुर्गों ने छांगुर के लिए मुंबई की राह आसान की। कौन रहता था मुंबई में? क्या लेने जाता था ये मुंबई? दर्शकों, इसलिए कह रहा हूं, धुरंधर फिल्म देख करके आइए, आपको समझ में आएगा। ये कभी साइकिल पर अंगूठियों के नग बेचने वाला छांगुर, ये वहीं से करोड़ों में खेलने लगा। ये पहली बार जब मुंबई से लौटा तो सेकंड हैंड क्वालिस गाड़ी लेकर आया था। ये कहां से आया इतना पैसा? आप समझिए दर्शकों, समझिए, आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए। ये सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा है लोगों के दिमाग में, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, क्योंकि उधर बिल्कुल साफ है, उधर मंशाएं एकदम क्लियर हैं, एकदम क्लियर है। उनका मिशन है, उनका वही विजन है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, वो 2047 इस देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। 2047 तक वो कहते हैं कि भारत विकसित देश बन जाएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए काम हो रहा है, हो रहा था, आज भी हो रहा है। आज भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच वही औरंगजेब वाली है, जो इस देश से सनातन को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, जिनकी सोच वही है। आज तरीके बदल गए हैं। यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इनके तरीके बदल गए हैं। दर्शकों, पहले खुलेआम करते थे, आज खुलेआम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां केंद्र में बैठा है मोदी और यहां उत्तर प्रदेश में बैठा है योगी। खुलेआम तो नहीं हो रहा, लेकिन ये चुपके से, चोरी से ये नए नए तरीके ढूंढते हैं। जो हिंदू दर्शकों लड़कियां हैं उनको निशाना बनाते हैं, टारगेट कर रहे हैं लगातार। ये केरला स्टोरी 2, कश्मीर फाइल्स, ये फिल्में पहले कब आती थी? कब आती थी? पहले आपको क्या दिखाया जाता था? एक अभिनेता ये कहता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरी कोई आस्था नहीं, और जब उसके ऊपर गोली चलती है तो जो 786 नंबर का वो बिल्ला पहन रहा था, वो गोली से बचा लेता है बिल्ला उसको। अरे कितनी बड़ी बड़ी कलाकारी दर्शकों इस देश ने देखी है, नहीं? आज देखना अभी इस मूवी को लेकर के ये लोग जो वामपंथी हैं, ये कैसे नैरेटिव चलाएंगे अपना, ये लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे। इस देश की जनता को ये जानना होगा दर्शकों, आपको समझना पड़ेगा। आप विरोध कीजिए, जहां विरोध करने की बात है बिल्कुल करना चाहिए। बात अगर यूसीसी की होगी, राहुल चौधरी डीएनपी इंडिया पहले दिन विरोध करेगा। पहले दिन हमने किया है, हम आज भी यही कह रहे हैं, सरकार का जो फैसला है गलत है, राष्ट्र विरोधी फैसला है, नहीं करना चाहिए था, सरकार को सुधार करना चाहिए। अभी अंतरिम रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है, लेकिन इस सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा दर्शकों। लेकिन जहां सरकार ने काम किया है, नोटबंदी को लेकर के ये लोग क्यों छाती पीटते हैं विपक्षी वाले? आप समझिए ना क्या मतलब है। क्योंकि इनके फायदे वहां थे, इनका पता नहीं कितना बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है दर्शकों। क्या मतलब था? और ऐसे समय पे नोटबंदी की गई दर्शकों। 2017 का चुनाव एकदम सामने था, आप समझिए ना। 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चाएं होती हैं कि आखिर बीजेपी इतने बड़े अंतर से कैसे चुनाव जीत गई भाई। वो पार्टी जो इतने लंबे समय से सरकार में थी, समाजवादी पार्टी, ये लोग सुपड़ा साफ हो गया। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो,
साफ, कांग्रेस साफ। क्या मतलब था? क्योंकि जो चुनाव की तैयारी हो रही थी, वो पैसा जो आने वाला था वो नहीं आ सका। मोदी आते हैं दर्शकों 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे। वो कहते हैं 500, 1000 के नोट आज से बंद, इनका प्रचलन एकदम बंद। आप देख लीजिए, ये कहानी आपके बिल्कुल सामने है और कोई थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा इस देश ने दर्शकों क्या क्या झेला है, इस देश की जनता ने क्या क्या झेला है। आप जाइए, जाकर के धुरंधर देख करके आइए। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और धुरंधर जब देख करके आइएगा तो फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसी आपको मूवी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।